प्राइम टीवी में हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। एक बार फिर से चुनावी दौर की शुरुआत हो चुकी है, जहां आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ उपचुनाव का दौर शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार बाजी मारी, लेकिन इस जीत में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मास्टर स्ट्रोक चर्चाओं में रहा, क्योंकि हरियाणा चुनाव में योगी का स्ट्राइक रेट सबसे ऊपर रहा। सीएम योगी ने चुनाव प्रचार को नतीजों में बदल दिया। योगी का बटोगे सुपर हिट रहा। तो आगामी दिनों में होने वाले महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ उपचुनाव में बीजेपी इसी फॉर्मूले के साथ चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। वही पहले वो बयान सुना देते हैं। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। योगी जी की, मोदी जी की नफरती भाषा है। भारत में जो भी है सब एक हैं। भारत में जो भी है वो सब बटे नहीं बल्कि एक हैं। यहाँ का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब एक हैं। और साथ ही साथ एक पहले भी थे। इसीलिए जाति धर्म से ऊपर उठ करके सभी लोगों ने आवश्यकता पड़ने पर देश की आजादी के लिए अपनी शहादत दी, कुर्बानियां दी, त्याग किया, संघर्ष किया, जेल गए। आज भी सब एक हैं, क्योंकि जब राष्ट्र के अस्तित्व, अस्मिता की बात आती है तो सब एक साथ खड़े होते हैं। और वो रद्द करती है। किसी ने मुझे कहा, उन्होंने कहा भाई जिसको जहां जाना है जाओ, हिंदू चले जाओ गिरिराज जी के यात्रा में। मैं समझता हूं ये यात्रा, अनिल जी ने कहा, दीपांकर जी ने कहा कि ये यात्रा किसी राजनीतिक दल का नहीं है, लेकिन इस यात्रा में चल रहे हैं आरजेडी के हिंदू, कांग्रेस के हिंदू, भारतीय जनता पार्टी के हिंदू, जदयू के हिंदू, एलजेपी के हिंदू चल रहे हैं। और आप बताइए कुछ उपलब्धि 10 साल से है ना मंत्री। अगर 10 साल में काम गिरिराज सिंह जी ने किया होता तो अपने काम को गिनवाने जाते ना यात्रा में कि हमने ये काम किया। अब जाकर के गिरिराज सिंह यही बोलेंगे कि देखो हमने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने दिया, तुमने हमको वोट दिया और हमने तुमको ठगा। यही काम रह गया गिरिराज सिंह जी का। तो उपलब्धि तो है नहीं, तो बिना कोई उपलब्धि के बोलेंगे क्या। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने का फैसला लिया। हालांकि कांग्रेस ने अखिलेश यादव से फूलपुर सीट की मांग की है, जबकि इस सीट पर सपा ने पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। ऐसा लगता है कि सपा ने किसी खास रणनीति के तहत ही 7 सीटों में अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव के समय जब कांग्रेस के साथ सपा की सीट शेयरिंग सहमति नहीं बन सकी थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने नामों का ऐलान कर दिया था, लेकिन बाद में दोनों की बीच सहमति बनी और सपा ने कांग्रेस को 17 सीटें दे दी। अब उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान को भी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं आपको बताते कि दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भागलपुर टू किशनगंज हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकाल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि हिंदुओं को एकजुट करने के मकसद से वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। भागलपुर में पूजा अर्चना के बाद यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, जिस प्रकार से एक बार फिर से हिंदुत्व को जोड़ने का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी चलाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इसके साथ साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी अघाड़ी के दलों के बीच कल 9 घंटे तक मैराथन मंथन के बावजूद सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला सामने नहीं आ सका।
पता चला है कि मुंबई और विदर्भ की करीब 28 सीटें ऐसी है जहां 2 या 2 से अधिक दल अपना अपना दावा ठोक रही है। उस बीच खबर तो यह भी है कि कांग्रेस पार्टी 20 अक्टूबर को अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। तो वही आपको बता दें कि बटोगे तो कटोगे पर रार सियासी तकरार पर चर्चा के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। विकास पांडे भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंकज रस्तोगी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पंकज जी, आपसे शुरुआत करेंगे। जिस प्रकार से चुनावी माहौल आ चुका है, लेकिन इस बीच हिंदू को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आई, तो दूसरी ओर पीडीए का फॉर्मूला लेकर समाजवादी पार्टी निकल चुकी है। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन जो है तरक्की के आयाम स्थापित कर रही है और हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण को रखने वाली एकमात्र पार्टी पूरे देश में है जो 100 करोड़ हिंदुओं की बात करती है। पूरे विश्व में अगर हिंदू आबादी वाला बहुसंख्यक आबादी वाला अगर देश है तो वो हिंदुस्तान है, भारत है। और वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं की बात को रखने का काम किया है, चाहे कोई भी सरकार रही हो शुरू से, चाहे कांग्रेस का शासन रहा हो, चाहे यूपीए का शासन रहा हो, हमेशा उसने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे रखा और उसी को पक्षधर रख के उसने राजनीति को भी नए आयाम दिए। उसी की परिणति रही कि 500 सालों से जो राम जन्मभूमि का विवाद नहीं निपटने आ रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों का फल रहा कि आज वहाँ भव्य श्री राम का मंदिर मूर्त रूप ले चुका है और वो बन रहा है। और अगर काशी की बात करें तो काशी में काशी कॉरिडोर भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बनाया गया, जिससे लोग वहाँ सुगमतापूर्वक दर्शन पूजन करते हैं। और भोपाल की बात करें तो वहाँ महाकाल के जो दर्शनीय स्थल है, जो उनका पूजनीय स्थल है, वहाँ का भी कायाकल्प करने का भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की आस्थाओं और उसको देखकर चलने वाली पार्टी है। अब सवाल ये है कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, तो योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया बंगाल के परिप्रेक्ष्य में दिया कि बंगाल में 1 करोड़ 40 लाख 1 करोड़ 35 लाख हिंदू हैं और जिस तरह से वहां पर उनको काटा जा रहा है और जिस तरह से आज वो 28% थे, 28% से वो 7% पे आ चुके हैं। तो उनका ये कहना है कि बंगाल के परिप्रेक्ष्य में जो उन्होंने बयान दिया था कि अगर एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, तो ये उसमें कौन सा वो गलत कार्य परिभाषित कर रहे हैं। उन्होंने तो हिंदुओं को एकजुट रहने के लिए कहा है कि अगर आप एकजुट रहेंगे तो आपको कोई बांटने का काम नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने इस तरह की बातें कही, तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं। और सभी पार्टियां अगर अन्य दलों की बात करें, वो हिंदुओं को विभाजित करने का काम करती हैं, उनकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम करती हैं। कांग्रेस ने क्या कहा था? कांग्रेस ने तो कहा था कि भगवान श्री राम का अस्तित्व ही नहीं है। तो इस तरह की बात करने वाली काल्पनिक है, इस तरह की बात करने वाली पार्टी आज जब क्या नाम है, आप देखिए वहां से भगवान श्री राम ने भी कैसी माया रची कि चित्रकूट हो, अयोध्या हो और रामेश्वरम, जहां से वहां पर विपक्ष के लोगों को जिताने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की जगह विपक्ष के लोगों को जिताने का काम किया कि आज वो भगवान श्री राम का नाम लेते नहीं थक रहे हैं। तो ये भगवान राम की लीला है। तो इसलिए अगर योगी आदित्यनाथ ने जो ये बयान दिया वो कोई गलत नहीं है, वो हिंदुओं की आस्था को देखते हुए उन्होंने कहा है। और उसी का अनुसरण आज देखिए गिरिराज सिंह जो वहाँ केंद्रीय मंत्री हैं, वो वहाँ बिहार में हिंदू जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पंकज जी, विकास जी, जिस प्रकार से हमारी राजनीति हिंदू मुस्लिम पर आकर अटक चुकी है, इस समय हिंदुओं को एकजुटता होने की आवश्यकता है या देश को एकजुट होने की जरूरत है? देश नहीं बटना चाहिए? विकास जी। जी आरती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए आरती जी, आप पिछले कई दिनों से एक अजीब सा चेंज देख रही हैं। ये लोकसभा से पहले का एक प्रयोग है जो समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से करना चालू किया, जिसमें कांग्रेस जैसे दलों का भी उससे सहयोग किया। और वो निश्चित तौर पर प्रयोग ये था कि अपने वोट बैंक को एकजुट करो और हिंदुओं को बांटो। इस प्रयोग की प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश ही नहीं, लोकसभा का चुनाव बना। और शायद यही वजह है कि आज भी आप देख रही होंगी आरती जी कि कहीं कोई घटना होती है, आप उस घटना में अपराधियों की तो जाति ढूंढते हैं, लेकिन वही अगर बहराइच में राम गोपाल मिश्रा मारे जाते हैं तो उसमें जाति नहीं ढूंढी जाती। वही अगर कासगंज में चंदन मारा जाता है तो उसमें जाति नहीं ढूंढी जाती है।
और वही अगर जयपुर में कन्हैया लाल मारे जाते हैं तो उसमें जाति नहीं होती। ये दुर्भाग्य है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी, जो कि हमेशा से हम कहते हैं कि एकजुटता की बात करनी चाहिए, फूट डालो और राज करो की नीति का हम हमेशा से विरोध करते रहे हैं आरती। चाहे कैसी भी परिस्थितियां रही हो, हम इस विषय को कतई फलने फूलने नहीं देंगे। आप लिख लीजिए कि जो सत्ता के लिए बांटना चाहते हैं, विशेषकर हिंदू समुदाय को बांटना चाहते हैं, उनसे मेरा यही आग्रह है आपके इस चैनल के माध्यम से कि जरा एक हिम्मत करिए और हिम्मत करके ये बताइए कि क्या मुसलमानों में जातिगत जनगणना करवाएंगे क्या? उनके यहाँ भी ओबीसी जाति के मुसलमान होते हैं, उनके यहाँ भी जातियां हैं, क्या उनकी जातिगत जनगणना की बात ना राहुल गांधी करते हैं, ना अखिलेश यादव करते हैं, ना कोई इंडिया गठबंधन का नेता करता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जिस तरीके से हिंदुओं को बांट करके केवल इसलिए कि सत्ता तक हम पहुंच जाएं। अभी हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे थे, पंकज जी, आरती जी, कि बंगाल को लेकर के योगी जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। मुर्शिदाबाद हो, नादिया हो, मालदा हो, तमाम ऐसे जिले हैं, दक्षिण दिनाजपुर हो, दीनापुर हो, वीरभूमि हो, तमाम ऐसे जिले हैं पश्चिम बंगाल में जहां हिंदू आबादी बहुसंख्यक थी, लेकिन आने वाले विगत कई वर्षों में हिंदू वहां अल्पसंख्यक हो गए हैं। ठीक है पूजा जी, हर बार हिंदू मुस्लिम पर जाति, ये संयोग है या प्रयोग है? आरती जी, पहले तो आप नमस्कार और दोनों पूजा जी आपकी आवाज, श्री राम जी ने जो है, ठीक है आ रही, आपको आवाज नहीं दे रही मेरी जी? तो भगवान श्री राम जी ने जो है वहां से विपक्षी को जो है जिताने का कार्य किया। तो पहले मैं उसका जवाब दे दूं। आपने भी सुंदरकांड की वो चौपाई सुनी होगी ना, जो कहा भगवान श्री राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब भगवान को जो है, ईश्वर को ये चीजें पसंद ही नहीं है, तो जिनके अंदर ये चीजें थी उनको नकार दिया उन्होंने, और जिनके अंदर छल कपट नहीं था उनको वहां पे जिताया। इसमें भी आप अपनी वाहवाही देख ले रहे हैं कि भाजपा की वाहवाही कि भगवान ने ऐसा किया। भगवान ने जो बोला मैं उसको ही कह रहे हैं। उसके बाद में अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हालांकि दोनों लोग ये बोला कि हिंदू को एकजुट होना चाहिए। तो पहली बात तो ये, क्या ये जो भारत देश है आरती जी, ये हिंदू से चलता है, मुस्लिम से चलता है, सिख से चलता है, ईसाई से चलता है, कि या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है? बिल्कुल संविधान से चलता है कि सेकुलरिज्म है। हमारा देश रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मोस्ट ब्यूटीफुल रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेकुलरिज्म है हमारे यहाँ पे, हम सॉवरेन नेशन है, और ये सारी बातें चल रही हैं कि हिंदू बटे नहीं, हिंदू कटे नहीं। उसके बाद में जो है ये भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे, इनको भी इस चीज का ध्यान नहीं रहता कि मैं श्रद्धेय अटल जी का बहुत 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 मानती हूँ मैं उनको, कि उन्होंने कहा था, उनकी कम से कम उनकी बातों को फॉलो करिए ना, कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये देश रहना चाहिए। बिल्कुल। और ये आप देश ही में डूबना चाह रहे हैं। आप बताइए कि जब अभी करके बटेंगे कटेंगे तो जो है उसको जो बचाव कर रहे हैं कि हिंदुओं को बटने कटने से रोक रहे थे, तो ये आप उनके लिए कह रहे हैं जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। विडंबना ये है आरती जी। आरती जी, अगर जो है कल को कोई धार्मिक गुरु हो, पूजा मिश्रा है, वो अपने घर पे बैठ करके या फिर अपने समाज में बैठ करके एक बार कहते कि एकजुट रहे, समझ में आता है। पर जब आप संवैधानिक पद पे हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो आप पूजा मिश्रा के भी उतने ही हैं जितने पूजा मिश्रा के, आप उतने ही रहीमा के भी हैं, आप उतने ही ईसाई के भी हैं, उतने ही सिख के हैं। आप वहां पर डिफरेंशिएट कैसे कर पा रहे हैं? अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो आप सर्वधर्म सर्व समाज के एक बराबर हैं, आप किसी एक के तो है नहीं। अब भले जब तक आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा में कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप संवैधानिक पद पे बैठ गए, आप तो देश के प्रधानमंत्री हो ना। क्या आती थी, क्या मेरे प्रधानमंत्री जी नहीं है? वो मेरे भी प्रधानमंत्री जी हैं। तो वो इस तरीके की बातें जब करते हैं तो नफरत फैलाते हैं। बोले थे कि नहीं, हम नफरत नहीं फैलाएंगे, नफरत ही तो है। यहाँ कहाँ सौहार्द दिखा? कब सेंटेंस में किस जगह पे सौहार्द दिख रहा है? सौहार्द आपकी जो है पॉलिटिकल लाइन से ही बाहर है। आप जो है विभाजन करके, वो अंग्रेज नीति ला करके, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ला करके आप बैठेंगे। और जातिगत जनगणना आपको भी पता है कि 2012 में जब जो है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में,
कि जो है जातिगत जनगणना करने का सोल अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है, तो आप कराइए जातिगत ठीक है जनगणना। विकास जी, आप मुस्लिमों में जातिगत जनगणना जवाब दे कराइए। दीजिए आपको विकास क्या जी। आपत्ति है? हमें क्या आपत्ति है? हम तो कहते हैं जातिगत जनगणना कराइए, सबकी कराइए, पता तो चले कि किस ठीक तरह है पूजा जी। कहाँ पे हमने कम मार रखा हुआ है। विकास जी, विकास जी आवाज मिल पा रही है? विकास जी जवाब दे दीजिए। विकास जी से हमारा संपर्क टूट गया। लेकिन पंकज जी, राजनीति अपने आप में वो अलग विचारधारा रखती, लेकिन एक प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री के पद में रहकर आप किसी विशेष जाति की बात करते हैं, तो कैसे इसे देखते हैं आप? देखिए भारती जी, पहले ये समझ लीजिए, जिस देश में बहुसंख्यक आबादी निवास करती है तो वो पहले सर्वोपरि है, उसको इनकार नहीं किया जाता। हमारा देश सर्वधर्म समभाव का देश है, इससे भी हम इनकार नहीं करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, सबने तुष्टीकरण की राजनीति के बल पे हिंदू बहुल्य आबादी को बांटने का काम किया है, जात पात में बांटने का काम किया है, तमाम बैकवर्ड फॉरवर्ड में बांटने का काम किया है, और अपनी राजनीति में अपनी गोट सेकने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए, अपने वर्चस्व को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का कार्य किया जो नहीं किया जाना चाहिए था। और उसी दम पे इन्होंने कई स्टेट में सरकार बनाई। और ये लोग जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो सबकी बात करिए ना। जातिगत जनगणना अगर हो भी जाती है तो उसके आंकड़े नहीं प्रस्तुत किए जाते। कर्नाटक में क्या हुआ, जातिगत जनगणना हुई, उसके आंकड़े कांग्रेस ने नहीं प्रस्तुत किए। बिहार में जो है जातिगत जनगणना हुई, जिसमें आरजेडी भी शामिल थी, राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल थी, और वो आंकड़े नहीं प्रस्तुत किए गए। तो ये सिर्फ एक जुमलेबाजी है, और इस तरह से जनमानस को भ्रमित करने का काम करना, और जनमानस को जाति पाति के नाम पे बांटना, और इस तरह की बात करना, जिससे लोगों में आज जो है ये बहुत ही ज्यादा एक क्षोभ व्याप्त है। और अब देखिए हरियाणा के चुनाव में लोगों ने जाति पात को इन लोगों, कांग्रेस का जो नारा था, जो कांग्रेस वहां पर मुख्य भूमिका में थी और इस तरह की चीजें वो कर रही थी, लेकिन उसको लोगों ने नकारते हुए वहां पर जिस तरह से दलित समुदाय हो, चाहे ओबीसी समुदाय हो, चाहे जनरल कैटेगरी हो, चाहे जाट समुदाय हो, सभी वर्ग ने वोट देने का काम किया। उसका नतीजा रहा कि भारतीय जनता पार्टी को 25 पॉइंट कुछ % वोट मिले, और जो अन्य दल है उनको वोटिंग परसेंटेज भी कम मिला, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। तो जिसको सब लोग नकार रहे थे कि वहां बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, सारे एग्जिट पोल ध्वस्त हो गए और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और उसके बाद तमाम दलों ने जो है, विपक्षी दलों ने ईवीएम का रोना शुरू कर दिया। उसके बाद जो ईवीएम के रोने पे भी जब चुनाव आयोग ने फटकार लगाई और चुनाव आयोग ने तमाम तथ्य रखे, तो उसके बाद इन लोगों की बोलती नहीं निकली। तो इस तरह की तमाम अनर्गल बात करना, खाली सत्ता के लोलुपता के लिए इस तरह की बात करना, ये कहीं से भी जायज नहीं। विकास जी, क्या हिंदू देश है, क्या भारत हिंदू देश है जो आरएसएस प्रमुख हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, हर कोई एक धर्म विशेष की क्यों बात करता है? क्योंकि प्रधानमंत्री तो सबके है ना। अच्छा एक बात बताइए आरती जी, हमारी बहन को अटल बिहारी वाजपेयी जी याद आ गए। चलिए अच्छा हुआ आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी किसी बहाने याद तो आए, लेकिन थोड़ा और याद कर लेते। उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह कहा था, हिंदू तन मन हिंदू रत रत हिंदू मेरा। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्द है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल देंगे। मतलब ये क्या है, तो आप तो और जो आप पिटना बैठे उसे नकार देंगे। अरे मेरी बहन से इतना पूछ लीजिए, क्या धार्मिक जनगणना नहीं होनी चाहिए इस देश में? जरा पूछ लीजिए, जो बार बार जातिगत जनगणना का राग अलापने वाले, ये कब कहेंगे कि इस देश में सबसे पहले धार्मिक जनगणना हो, उसके बाद आप जातिगत जनगणना की बात करिए। और जब जातिगत जनगणना की बात आएगी तो निष्पक्ष रूप से जातिगत जनगणना एक धर्म के अंदर भी होनी चाहिए। इसकी वकालत खुल के अगर मेरी बहन में हिम्मत है तो कह के दिखा दे मुझे, मैं मान जाऊंगा। बार बार आप तमाम तरीके की चीजें लेकर के आते हैं। एक छोटा सा सवाल और मेरी बहन से ले लेना, जरा मुझे बता दें कि समाजवादी पार्टी में कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष विभिन्न जातियों से बने हैं, जरा मुझे बता दें। जातियों के नाम पर भी केवल एक परिवार सेट किया जाता है, जहां वहां आज डिबेट में बैठ करके जातिगत जनगणना। अरे भाई, जनता को एक सूत्र में पिरोने का काम करिए। इस जातिगत जनगणना के नाम पर आप बांटने निकले इस देश को, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने काउंटर करने का मन बना लिया है, और हम इस देश को बंटने नहीं देंगे। ये बात कान खोलकर सुन ले इंडी गठबंधन पूजा जी, इंडी गठबंधन बंटने नहीं देंगे देश को भारतीय जनता पार्टी।
नहीं बटने देंगे हम इस देश को। ये नाटक बड़ा अच्छा कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता के प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी। मतलब मैं देख रही हूँ कि जो आजकल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो आ रहे हैं बड़ा चैलेंज कर रहे हैं, ये बोल के दिखा दे, वो करके दिखा दे। ऐसा ही चैलेंज किया आपने, जो बच्चा जो है बलि चढ़ गया आपके चैलेंज के चक्कर में। देखिए इस तरीके के जो आपके वक्तव्य और धरातल में जो डिफरेंस है ना, वो दिखता है। कह रहे हैं धार्मिक जनगणना करा दीजिए, जो जातिगत जनगणना करा दीजिए। अभी इससे पहले जो है एक जो है अब पीड़ा हो रही होगी ना, सत्य बातें तो बर्दाश्त होती नहीं है, नफरत फैलाने की आदत है। तो पहली बात तो लॉजिकल बात तो आरती जी ने, दोनों लोगों ने बिल्कुल भी नहीं किया। मुझे देखा है नहीं कहीं एक जगह पे लॉजिकल बात कर दी हो। अभी कह रहे थे कि जो है बाकी सरकारों ने जो है अगड़े और पिछड़े बांटा। रहे भाई, हमने नहीं बांटा। कॉन्स्टिट्यूशन में चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट में जो है कुछ समुदाय को रखा गया हुआ है, शेड्यूल ट्राइब में, कुछ समुदायों को शेड्यूल कास्ट में रखा गया हुआ है, और कुछ समुदायों को बैकवर्ड क्लास में रखा गया है, जिनको बाहर रखा गया हुआ है। लेकिन विपक्ष हिंदुओं की बात क्यों नहीं करता है? जिस प्रकार से आप लोग पीडीए की बात करते हैं, तो हिंदुओं की बात आप लोग क्यों नहीं करते हैं? आरती जी, पीडीए के हिंदू नहीं है क्या बात करते हो आप? क्या हिंदू नहीं है क्या? और अभी इन्होंने बोला कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है इसलिए हिंदू की बात होगी। अरे नहीं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता है कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है इसलिए हिंदू की बात होगी, उसके इंटरेस्ट की बात होगी। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सबके इंटरेस्ट की बात होगी, सारे धर्म के इंटरेस्ट की बात होगी, सारे समाज के इंटरेस्ट की बात होगी। ये थोड़ा होगी कि आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा कि नहीं बहुसंख्यक। अभी इन्होंने जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां याद दिलाई। बिल्कुल, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी बोलूंगी मेरा तन हिंदू, मेरा मन हिंदू। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं नफरत फैलाने चल दूं, मैं खड़ी हो जाऊं जनता के बीच में, मैं आप लोग इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो ये मुस्लिम आपको काट देंगे, ये करने में चाहूंगा। मेरा धर्म है, मेरा तन हिंदू है, मेरा मन हिंदू है, मैं फास्ट रखूंगी, मैं कर्म करूंगी, कर्मकांड करूंगी, मेरी इच्छा है। अब ये जोड़े कि मैं जो है नफरत फैलाने लग जाऊंगी, बड़ा आप लोग को जो ये पॉलिटिकल लाइन को सूट करता है ना, नफरत फैलाना, पॉइजन फैलाना। आपको 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने मारा तमाचा खींच के, वो आपसे बर्दाश्त हो ही नहीं पा रहा है। आपको लग रहा है किसी भी तरीके से सौहार्द खराब कर दिया जाए उत्तर प्रदेश का, उसके बाद में सरकार बनाई जाए, और कह रहे हम बटने नहीं देंगे। अरे खड़े होकर के बटेंगे बटेंगे चिल्ला रहे हैं विकास जी, पूरा का पूरा उसके लिए प्लेटफॉर्म बना। आप लोग कह रहे बटोगे तो कटोगे, तो उत्तर प्रदेश में तो विपक्ष ने आपकी बात मान ली। अखिलेश और राहुल एक बार फिर से आपके लिए चुनौती बनकर आ चुके हैं। कौन कितना बड़ा चुनौती है आरती जी, ये खुद में अपने स्वीकार कर लेंगी, अभी समझ में आ जाएगा। मैंने छोटा सा सवाल पूछ दिया और समाजवादी पार्टी में ये सवाल। अरे भाई, आप बड़े बेशर्म किस्म के इंसान है भाई। सरकार है, सत्ता है, कुछ करिए। डंका करना नहीं है। आप चैलेंज करते हैं, चैलेंज में आपके चैलेंज में देश को क्या बर्बाद होने देंगे? देश को बर्बाद करने चैलेंज करते हैं। कुर्सी बस नहीं चाहिए भाई, चाहे जो हो जाए, चाहे लोगों की मृत्यु हो जाए, चाहे दंगा हो जाए, बस कुर्सी हमारे पास रहनी चाहिए। चाहे प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री ना होकर के भाजपा का प्रचारक हो जाए, पर कुर्सी हमारे पास होनी चाहिए। जनता का तमाचा समझ में आता नहीं है। आप निश्चित रहिए, निश्चित रहिए, जनता आपको तमाचा मारती रहेगी। विकास जी बोलिए। देखिए माइक ठीक करिए विकास जी, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है, अपना माइक ठीक करें। माइक ठीक कीजिए। मेरी आवाज अब आ रही है? बिल्कुल, आप बोलिए। जी देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है आरती जी कि विपक्ष आज की डेट में, जब से हरियाणा चुनाव के नतीजे डिक्लेयर हुए हैं, विपक्ष ने ये समझ लिया है जो गुब्बारा उसने फुलाया था उसकी अब हवा निकलना चालू हो गई, और उसकी हवा हरियाणा ने निकाली है, महाराष्ट्र भी निकालेगा उसकी हवा, और झारखंड भी उसकी हवा निकालेगा। ये देखिए, आप देश में नहीं करा सकते। अभी सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण दे रही थी कि ये केंद्र का अधिकार है, केंद्र कराए जातिगत जनगणना, ये केंद्र को करानी चाहिए। ठीक है, आप अपनी पार्टी में जातिगत जनगणना करा दीजिए ना। मुझे बता दीजिए कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष किन किन जातियों से समाजवादी पार्टी ने। अरे हटाइए, फिर चलोगे शर्मी, देश की बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री भाई, दूसरी पंचवर्षीय उत्तर प्रदेश में चल रही है, तीसरी पंचवर्षीय देश में चल रही है। आप लगे हुए समाजवादी पार्टी में किधर क्या खिचड़ी बना हुआ है, कांग्रेस में क्या बना हुआ है। देश के पर भी तो कोई जिम्मेदारी निभाई है, हमारे पीछे छुपते रहेंगे। कब तक छुपेंगे भाई? विपक्ष के पीछे छुपना है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आप दोनों का समय हो गया। ठीक है, लौटूंगी आप दोनों के पास। पूजा जी लौटूंगी। पंकज जी, जिस प्रकार से ये हरियाणा का मॉडल
भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र और झारखंड में भी ले जाती हुई नजर आ रही, कैसे देखते हैं, क्या इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हरियाणा में 36 जातियों को एकजुट करने के साथ सबको एकजुट करके जिस तरह से वैतरणी पार की है, यह बहुत ही सराहनीय रहा और वहां पर अप्रत्याशित जीत प्राप्त किया और पहले से ज्यादा मतों के साथ अप्रत्याशित जीत प्राप्त की। और ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत दोनों ही ठीक है, तभी जनता ने उसको इतने ज्यादा मतों से विजयी बनाया। क्योंकि 2024 के बाद ये पहला चुनाव था जिसमें भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की चीजें देखने को मिली और उसको एक प्रचंड जीत मिली और तीसरी बार उसकी सरकार बनी। और उसके बाद अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू रीजन में भी भारतीय जनता पार्टी को मतों का प्रतिशत जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पर सत्तारूढ़ हुई है उससे कहीं ज्यादा मिला है। लेकिन उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की अगर मैं बात करूं, इस बार फिर से दो लड़कों की जोड़ी देखने को मिल रही है उपचुनाव में। सोचिए 10 सीटों को किस प्रकार से विपक्ष लड़ती हुई नजर आई, ये भी काफी देखना दिलचस्प है। एक बात तय समझ लीजिए कि दो लड़कों की जोड़ी है, ये जोड़ी एक बार काट की आड़ी एक बार चलती है, एक बार झूठ का नैरेटिव चलता है। उसके लोकसभा चुनाव में जिस तरह से दो लड़कों की जोड़ी ने, जो आपने जैसा कहा, झूठ का नैरेटिव फैलाया था कि मुसलमानों को भ्रमित किया था कि आप 2म दर्जे के नागरिक हो जाएंगे, आपके वोटिंग अधिकार छीन लिए जाएंगे, दलितों और ओबीसी से कहा था कि आपका आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ये सब झूठ का नैरेटिव ज्यादा चलाया। उसका नतीजा रहा कि उनकी सीटें ज्यादा आ गई। लेकिन अगर अब की बात करें तो ये विधानसभा की बात करें, जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, ये 9 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं। एक सीट तो जो मिल्कीपुर की है उसमें अभी निर्णय, चूंकि अभी उन्होंने हाईकोर्ट में वापस लिया है, नॉट प्रेस किया है केस को, उसके बाद कोर्ट ने 15 दिन का समय ले लिया है। तो ये मान के चलिए कि उसमें अभी टाइम लगेगा, वो तो नहीं हो पाएगा। लेकिन 9 सीटों जो अयोध्या की सीटें उस पर नहीं हो पाएगा, लेकिन 9 सीटों पर चुनाव होगा। और 9 सीटों में भी 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी और 3 सीटें बीजेपी के पास थी। तो ये भी है कि बीजेपी के लिए तो ये रहेगा कि उससे अगर 3 सीटों से ज्यादा अगर वो विजयी होती तो बीजेपी के लिए गेनर की भूमिका होगी। पूजा जी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ दिन प्रतिदिन कड़ी मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से तमाम चीजों को दुरुस्त किया उन्होंने और जिस तरह से भयमुक्त शासन का राज कायम किया है, तो ये निश्चित मान के चलिए कि ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन के हाथ में आने की प्रबल संभावना है। 2 सीट आपने कांग्रेस पार्टी को दी, वो 2 सीटों पर आपकी पैठ कम थी, इसलिए आपने कांग्रेस पार्टी को दे दी। तो आप तो फिर ऐसा देखा जाए तो 2024 के एमपी इलेक्शन में हमने 17 सीटें जो है कांग्रेस को दी थी, तो क्या हमारी पैठ कम थी? ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता आरती जी। अब क्योंकि हम गठबंधन में हैं, तो हम गठबंधन में जो भी हमारा तय बनेगा, सीट नेतृत्व तो तय करेगा। जो हमें लगेगा कि हाँ इस पे हमें चुनाव लड़ना चाहिए, हम लड़ पाएंगे, इस पे कांग्रेस को लड़ना चाहिए, कांग्रेस लड़ पाएगी, तो हम इंडिया अलायंस के तहत वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ये कोई कम, कहीं कमजोर, कहीं मजबूत, ये सब नहीं है। ये देख करके हुआ है कि भाई कहाँ पे कौन लड़ सकता है, किस तरीके से मजबूती से हम सीट निकाल सकते हैं, वो ध्यान रखा गया हुआ है। और अभी जो इसके पहले पक्का क्या समझा, ने जो है हरियाणा की बात की, प्रचंड बहुमत लाए हैं। 11 मंत्री में से 9 मंत्री हार गए, ये प्रचंड बहुमत होती है। अगर ये प्रचंड बहुमत होती है कि 18 सीट आप महज 500 के डिफरेंस से जीतते हैं तो बढ़िया है भाई। अगर ये प्रचंड बहुमत होती है कि जो मुख्य विरोधी दल है आपके वहाँ पे, विपक्षी दल है, वो उसका वोट परसेंटेज आपसे ज्यादा है, तो ये प्रचंड बहुमत होती है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। ऐसे ही प्रचंड बहुमत की चलती रहे, जैसे आप जो है केंद्र में भी लेकर के आए प्रचंड बहुमत। जनता को सब दिखता है। जब आप राजनीतिक विश्लेषक का टैग लेते हैं तो कम से कम थोड़ा तो जो है लिबर्टी रखा करिए। अरे भाई, तो वहाँ सरकार तो बन गई 48 सीटों के साथ, बीजेपी ने वहाँ पर विजय प्राप्त की, तो उससे आप क्या कहेंगे? वो तो सीधी सी बात है। और रहा सवाल ये है कि बहुत से लोग चुनाव की वैतरणी में आते हैं, बहुत से लोगों को जनता नकार देती है और नए लोगों का चयन करती है। नए लोगों का जनता ने चयन किया, आखिर 48 सीटें जीती ना। इस बार बीजेपी को किसी अन्य उसके किसी अन्य दल का समर्थन तो नहीं लेना पड़ा ना वहाँ पर। ये भी आप देखिए ना, तो ये आप कैसे कह रही हैं कि जो है मंत्री हार गए? ठीक है, मंत्री हार गए, लेकिन नए लोगों का चयन किया जनता, जनार्दन है, जनता ने नए लोगों का चयन किया, नए लोगों को जो है बैठाया, वो लोग जीते हैं, वो लोग मंत्री बन गए। काम में फेलियर हो गए, काम में
फेलियर हो गए, माना है कि आपका झुकाव है। और कांग्रेस का सवाल ये, कांग्रेस की बात जो आप कर रहे हैं, कांग्रेस तो पिछलग्गू पार्टी है, कांग्रेस तो पिछलग्गू पार्टी बन के रह गई है, राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी पिछलग्गू पार्टी बन के रह गई है। 3 बार से लोकसभा में वो अभी 99 पे पहुंची है, बीजेपी जो 240 पहुंची है। इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में वो तीनों जो बाढ़ का जोड़ मिला लिया गया तब भी उससे बहुत कम है। तो कांग्रेस की तो बात मत करिए। और उत्तर प्रदेश में भी अगर आप देखिए तो समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, 1 मिनट, समाजवादी पार्टी ने क्या किया, जो कांग्रेस की पसंदीदा सीट थी वो जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष डिमांड कर रहे थे, अजय राय, मझवा और क्या नाम, मझवा और फूलपुर, वो दोनों कांग्रेस की परंपरागत सीट नहीं है, दोनों पे डिमांड कर रहे थे, वो आपने नहीं दिया, आपने पहले ही उसको डिक्लेयर कर दिया 6 सीटों के साथ। तो आप तो कांग्रेस को खुद ही ठगने का काम कर रहे हैं। क्या बात करिएगा, बेसिक संविधान का परंपरा पता है? अभी तो आप कह रहे थे बहुसंख्यक हिंदू होता है, तब आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिख रहा था। ठीक है पूजा जी, ठीक है, परंपरा दिखने लग गई है। गजब बात है भाई, चश्मा थोड़ा सा उतार के रखिए भाजपा वाला। विकास जी, इस बार विपक्ष तो मूड बना चुका है, भले हम सीट से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे लेकिन गठबंधन से नाता नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि आपके खिलाफ उन्हें मजबूती से चुनाव लड़ना है। कितने दिन गठबंधन चलेगा ये देखने वाली बात होगी। आपको भी पता है कि ये 2 युवाओं की जोड़ी पहले भी उत्तर प्रदेश में हाथ आजमाए थे, लेकिन क्या हासिल हुआ था? समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा दुनिया जानती है, और ये जानती है बहुत स्पष्ट रूप से कि ये वो समाजवादी पार्टी है जो हिंदुओं की कभी बात नहीं करेगी। आरती जी क्यों बात नहीं करेगी, इसके मूल में आप जाइए तो आपको पता लगेगा कि जिनके शासनकाल में निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवा करके पूरे इनके कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में घूम करके कह रहे थे मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए, इस तरीके के नारे लगाने वाले कैसे हिंदुओं की बात करेंगे? इनके अंदर हिम्मत और हैसियत नहीं है हिंदुओं की बात करने की। दूसरी बात, उपचुनाव को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट है आरती जी, ये उपचुनाव में घिर चुकी है समाजवादी पार्टी। आप देखिए पीडीए चिल्लाने वाले, मुझे बता दें कि इन्होंने लालजी वर्मा की बेटी को टिकट दिया, तेज प्रताप यादव को टिकट दिया, तमाम ऐसे नेता हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी ने परिवारवाद के परिवार में ही पीडीए ढूंढ लिया, उसने अपने उस सिद्धांत को बढ़ाते, और अभी जो एक इन्होंने टिकट डिक्लेयर की है वो भी वहाँ के बड़े नेता है, उनकी पुत्री को टिकट दी है, बड़े नेता है उनकी पुत्री को टिकट दी है। तो मुझे लगता है पूजा मिश्रा जैसों के लिए केवल एक चीज बची है कि बैठ करके समाजवादी पार्टी का महिमा मंडन करना, इसके अलावा इनके लिए कुछ है नहीं। समाजवादी पार्टी में पीडीए के नाम पर परिवार बढ़ाओ और परिवार बचाओ पार्टी है समाजवादी पार्टी। दूसरी चीज बहुत गंभीर विषय, अखिलेश यादव जब अपने पिताजी का श्राद्ध करते हैं, जब अपने पिताजी को अंत्येष्टि करते हैं, तो वो उसी हिंदू रीति रिवाज से करने का ढोंग रचाते हैं जिन हिंदुओं पर एक कतराते हैं। तमाम उनके बाकी अखिलेश यादव विपक्ष के नेता के नाते कम से कम एक बार तो खड़े होंगे हिंदू समाज के साथ, लेकिन नहीं खड़े हुए। अपराधियों में हर बार जाट ढूंढ लेते हैं, हर बार अपराधी ठीक है, अखिलेश यादव का चश्मा उसकी जात तक ठीक है विकास जी। ये क्या तरीका होता है? तो कोई अपने पिता का काम करेगा तो इससे पूछा जाएगा कि वो खादमी कैसे दिया था, जनेऊ कान पे रखा था कि नहीं रखा था, दमू कैसे मारा था? इनकी आवाज नहीं पूजा जी, ठीक है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव है, कौन सी रणनीति बनाकर विपक्ष इसका तोड़ निकाल पाएगी पंकज जी? क्योंकि विपक्ष के वो बीजेपी ने तो अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है कि वो हिंदुत्व के ही सहारे आगे चुनाव में जाएगी। देखिए अखिलेश यादव अभी आज ही महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र गए हैं और वहाँ पर वो इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और उसमें अबू आजमी जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद रहेंगे और वहाँ पर ये निर्धारित होगा कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कितने सीटों पे 17 सीटों की मांग की है समाजवादी पार्टी ने। वो डिसाइड होगा, मतलब वो चीजें डिसाइड होंगी क्योंकि बहुत सी सीटों पे कांग्रेस और शिवसेना में तलवार आमने सामने खींची हुई है, क्योंकि राहुल गांधी को वो अपना नेता नहीं मान रहे, उद्धव ठाकरे उन्हीं अपने ही किंग मेकर में रहना चाहते हैं, वहां पर इस बात को लेके भी है। और अखिलेश यादव उसमें क्योंकि वहां भी अखिलेश यादव अपना दमखम दिखाना चाहते हैं, तो अखिलेश यादव ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने 17 सीटों की डिमांड की है, उसमें कितने सीटों पे उनको
इंडी गठबंधन में सीटें मिलती हैं, ये तो वहाँ के तालमेल पे समझ में आएगा। लेकिन यह है कि वहाँ भी इंडी गठबंधन में इसको लेके बहुत ज्यादा खींचतान मची हुई है। और शिवसेना ने जिस तरह से कई बार कहा कि आप लोग इंडी गठबंधन के लोग, चाहे वो एनसीपी हो चाहे वो अन्य दल हो, अपना मुख्यमंत्री डिक्लेयर करिए। या कांग्रेस सबसे डिमांड किया था, लेकिन इन लोगों ने अपना मुख्यमंत्री कभी भी का प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं किया कि हमारा मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा वहाँ का मुद्दा है। और जिस तरह से वहाँ पर एकनाथ शिंदे ने अपने कार्य का जो एक विवरणिका छाप के उसको पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त पत्रकार परिषद के द्वारा उसको वितरित करने का काम किया और जनमानस को बताने का काम किया कि मैंने 2.5 साल के कार्यकाल में अपने क्या क्या कार्य किए हैं, उसको आप देख सकते हैं। उसमें कोई गलत हो तो बताइए। तो इस तरह की चीजें हैं। और दूसरी बात, वहां पर जिस तरह से वहां जो बीजेपी का घटक दल है उसने जिस तरह से लोकसभा में भी अपना दमखम दिखाया, जिस तरह से उसके सांसद जीते, तो ये कहीं ना कहीं से इंडी गठबंधन के लिए भी एक खतरे की घंटी है। और वहां भी जातियों का जो कोलेशन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा में करके दिखाया है, वैसे ही कोलेशन अगर वहां भी जारी रहा तो निश्चित रूप से मान के चलिए, ये तय मान के चलिए कि वहां चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, भारतीय जनता पार्टी को वहां भी जीत सुनिश्चित है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की जो नीतियां हैं, जो वो कहते हैं उसको करते हैं, वो भी जनमानस देख रहा है। तो इसको लेके भी जो है एक बहुत बड़ी चीजें हैं। अब देखिए आगे तो चुनाव में पता लगेगा कि क्या होगा। विकास जी, वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम नहीं है और बाहरी एजेंसियां काफी अलर्ट नजर आ रही मुंबई में। ये भी कहीं ना कहीं मुद्दा बन सकता है इस बार चुनाव में, जिस प्रकार से बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। देखिए, बाबा सिद्दीकी की हत्या पर सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है और निश्चित तौर पर सरकार इस पर आपको सकारात्मक प्रतिफल और रिजल्ट भी उपलब्ध कराएगी। इससे पहले आपने देखा है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री एक बड़ा सिंडिकेट चलाते थे, पूरा वसूली गैंग चलाते थे। तो महाविकास अघाड़ी की जो सरकार थी महाराष्ट्र के अंदर, वो भ्रष्टाचार में कंठ तक डूबी हुई सरकार थी। तमाम हफ्ता वसूली करते थे नाइट क्लबों से, तमाम वहाँ पे जो क्लब्स हैं उनसे हफ्ता वसूली की जाती थी। क्लब्स नशे के अड्डे बन चुके थे महाराष्ट्र के अंदर। इन सबसे मुक्ति दिलाई है हमारी सरकार ने वहाँ पर। और मुझे लगता है जिस तरीके से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक संवेदनशील और मजबूत सरकार दी है, मुझे लगता है उसी को महाराष्ट्र आगे बढ़ाएगा। देखिए 3 चीजें हैं आरती। भारतीय जनता पार्टी की आज विजय यानी विक्ट्री का आधार जो बनता है वो हमारा विरासत, विकास और विश्वास, इन 3 चीजों से होकर के हम विजय तक पहुंचते हैं। और शायद यही कारण है कि विपक्ष के पास आज ये तीनों चीजें नदारत हैं। विरासत पे विपक्ष भटका हुआ है। विरासत का मतलब परिवारवाद है इनके लिए, विकास का मतलब है विकास, अपना विकास अपने समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी जैसे दल दम तोड़ जाते हैं क्योंकि अपने पार्टी के अंदर ही विश्वास नहीं पैदा कर पाते। पूजा मित्रा जैसे हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस के हो चाहे समाजवादी पार्टी के हो, जो बेचारे केवल कार्यकर्ता बन के ही खत्म हो जाते हैं। जब टिकट की बारी आती है तो वो विश्वास कमजोर पड़ जाता है। पूजा जी, मुझे लगता है कि आरती जी ये समाजवादी पार्टी में रहे हैं क्या? जब समाजवादी पार्टी में रहे नहीं है तो मुझे लगता है इस तरीके का प्रश्न उठाने को जो है इनको अधिकार भी नहीं है। ये कह रहे पूजा मिश्रा जैसे कार्यकर्ता यहाँ पर रह के जाते, अरे हम जानते हैं ना, समाजवादी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं का अपना इतना सम्मान करती है कि अगर उस कार्यकर्ता ने दिया हुआ है समाजवादी पार्टी को जीवन, तो आपको पता होगा फूलपुर जो है लोकसभा किसे दी गई थी? प्रधारी यादव जी को दी गई थी। वो किस जो है आते थे बैकग्राउंड से? प्रधारी यादव जी कहीं कोई भी बैकग्राउंड से नहीं आते थे, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से। उससे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, समाजवादी पार्टी की राजनीति की और समाजवादी पार्टी ने उनको उठा करके टिकट दिया और पूरा चुनाव लड़ाया। समाजवादी पार्टी ऐसे न जाने कितने कार्यकर्ताओं को टिकट देती, पर दिक्कत यह है कि आपका नजरिया इतना खराब है कि आपको दिखता नहीं है। पूजा जी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं बीजेपी का दिक्कत तो इस बात पे है ना, क्योंकि 6 सीटों पर आप उम्मीदवारों का ऐलान कर देते हैं, 6 सीटों पर परिवारवाद। आरती जी आपको हरियाणा में नहीं दिखा था कि मैं नाम गिनाऊं आपको? बिल्कुल आपको नहीं दिखा था हरियाणा में कि किस तरीके से भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतारे थे? लगातार परिवार का वृद्धि नहीं किया हुआ था। अगर परिवारवाद से इतना ही जो है नफरत है तो क्यों बनाते हैं जो है आपके होम मिनिस्टर के बेटे को जो है बना देंगे? अब बताइए जो है
नाम मेरे को ध्यान नहीं रहा, पीयूष गोयल हो गए, ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया हो गए, ये सब थोड़े, राजनाथ सिंह के बेटे, इन सबका टिकट छीन लेना। क्या इन्होंने हरियाणा में परिवार नहीं बसा दिया हुआ है राजनीति में? आप जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पूजा मिश्रा जैसे कार्यकर्ताओं का समाजवादी पार्टी बहुत सम्मान करती है, जितना आप अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते। आपके यहाँ तो चल रहा था कि कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हुआ इसलिए हार गए। समाजवादी पार्टी में आज तक चला क्या कभी आपने सुना कि कार्यकर्ता ने बोला कि कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हुआ इसलिए ऐसा हुआ? समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, अपने कार्यकर्ताओं के अधिकारों का भी सम्मान करती है। आप ये कभी मत बोलिएगा, आपको अधिकार ही नहीं है, आप फिर आप बोलेगा। मुझे लगता है कि पूजा जी बहन को मेरी बड़ी दिक्कतें हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपको समाजवादी पार्टी पसंद है, आप समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हैं, काम कर रही हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है उनकी वकालत करना। लेकिन मेरे यक्ष प्रश्नों के सवालों से बचते कब तक बचेंगे आप मेरे सवालों से बचेंगे? एक दिन यही सवाल आपसे आपके कार्यकर्ता पूछेंगे। क्यों पूछेंगे नहीं? जब आप 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करते हैं, कोई किसी की बेटी है किसी बड़े नेता की, कोई किसी बड़े नेता की पुत्र वधू है, कोई किसी बड़े नेता परिवार खत्म कर दीजिए, तो कोई किसी ना। आपने क्यों बनाया जो है अमित शाह के बेटे को बनाकर क्यों बना रखा? दलों ने इस देश में आपने क्यों क्या करा दूसरे को टिकट? जागते उदाहरण आपने क्यों रखा हुआ पीयूष गोयल को? आपने क्यों दिया राजनाथ सिंह जी के बेटे को टिकट? राहुल गांधी खुद परिवार उठा के सब रख दीजिए बाहर। खुद परिवारवाद से आते हैं। परिवारवाद से आप कब बोलने आइएगा जब अपना घर देख लीजिएगा। आरती आप कार्यकर्ताओं का भी सम्मान नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से जानती है समाजवादी। आप बैठ करके जो है आपको एक करके ऐसे जनता को आवाज ही नहीं आ पाएगी। उत्तर प्रदेश में आरती जी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बोलने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल, और ये तो पता नहीं अधिकार सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। उत्तर प्रदेश से जस्ट लगा हुआ राज्य है, और उस लगे हुए राज्य में समाजवादी पार्टी के नेताओं को कहीं किसी रैली में बुलाया गया हो, मुझे बता दीजिए। सीट देना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसी स्थितियां आज समाजवादी पार्टी की, वो महाराष्ट्र जाए चाहे झारखंड जाए, कांग्रेस पार्टी बहुत होशियार पार्टी है। और ये बात हम नहीं कहते, ठीक है, समय कम है। ये चालू पार्टी और चिरकुट नेताओं के बीच की लड़ाई है, इसका आंतरिक मामला है, इसमें हमें कुछ कहना नहीं। ठीक है पंकज जी, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण हो या फिर हरियाणा में शपथ ग्रहण, सबने अपने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने का प्रयास किया। वही बानगी लेकर कहीं ना कहीं झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, इसके साथ साथ उपचुनाव में उतरती हुई नजर आई, क्योंकि एनडीए में भी कहीं भी फूट नजर नहीं आ रही है। जैसे 10 सीटों पर माना जा रहा था कि संजय निषाद नाराज चल रहे हैं। नहीं, देखिए एनडीए की बात करें तो एनडीए में किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है। एनडीए एकजुट है और सशक्त है। उसी का परिणाम है कि देखिए 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में अगर बात करें तो वहां पर देखिए पहले ही से सीटों का तालमेल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी करीब 150 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, 100 सीटों पे एकनाथ शिंदे की शिवसेना लड़ेगी और 40 सीटें करीब जो है वो एनसीपी को दी जाएगी, अजीत गुट की जो एनसीपी उसको दिया जाएगा। तो वहां क्रिस्टल क्लियर है कि 150 से 60 और लगभग 100 सीटों पे एकनाथ शिंदे की पार्टी और 38 से 40 सीटों पे करीब जो है एनसीपी लड़ेगी। तो ये बात वहां पर डिसाइड हो चुकी है, उसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है और सीटों का बंटवारा भी है और तमाम चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर। लेकिन अगर इंडी गठबंधन की बात करें तो वहां पर अभी 30-40 सीटों को लेकर तमाम फुटमत चल रही है। कांग्रेस की अगर बात करें तो बांद्रा पूर्व की सीट है जिसमें शिवसेना ने अपना प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया, जबकि कांग्रेस उस पर क्लेम कर रही थी। कांग्रेस शिवसेना ने सरदेसाई को वहां से प्रत्याशी बना दिया है जो आदित्य ठाकरे के बहुत निकट होता है। तो ये सब चीजें वहां पर चल रही हैं और इस बात का खामियाजा अगर ये चीज नहीं निपटाया तो इस बात का खामियाजा निश्चित रूप से मान के चलिए इंडी गठबंधन को झेलना पड़ेगा और उसकी सरकार बनने में एक बहुत बड़ी बाधा बनेगी। पूजा जी, क्या महाराष्ट्र में भी इस तरह से समीकरण बैठ पाएगा जिस प्रकार से अबू आजमी डिमांड कर रहे हैं 17 सीटों की? देखिए कितनी सीटों की डिमांड हुई ऑफिशियली कभी अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जितनी जानकारी मिल रही है मैं वो बता रही हूँ। 17 सीटें। हाँ जी आते जी। अब जो है जो हमारा जितना अधिकार बनता है हम अधिकार के हिसाब से तो मांगेंगे सीटें। हमारे वहाँ पे 2 जो है विधायक है, हमने 2 विधानसभा सीटों पे सेकंड पोल किया हुआ था और हमने 2 विधानसभा सीटों पे मुंबई पूर्वी मुंबई पश्चिमी में जो है समर्थन दिया हुआ था और उसकी वजह से एक जो है शिवसेना को सीट मिली थी और एक कांग्रेस को सीट मिली हुई थी। तो जो 7 सीटें हैं उनमें तो हमारा अधिकार ही बनता है, तो हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बोलेंगे अब चाहे मानखुर्द हो गई, औरंगाबाद हो गई, दूल्हे हो गई,
गोवंडी हो गई, रेवंडी हो गई और वर्षवा हो गई और अड़ू शक्ति नगर हो गए, ये सब में तो जो है समाजवादी पार्टी का वहाँ पे धनाधार है, हमारा संगठन मजबूत है, तो हम चुनाव लड़ेंगे। हम बाकी सीट नेतृत्व डिसाइड करेगा कि उनके बीच में कैसी तालमेल बैठती है, वो कैसा डिसीजन लिया जाता है कि कहाँ पे कौन लड़ेगा, कितनी सीटों पे लड़ेगा। पर हम इतनी सीटों पे मजबूत है, हमारा संगठन मजबूत है और हम इतने अधिकारी है, तो हम उतनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं और हम उतनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। ठीक है विकास जी, उद्धव वर्सेस सिंधिया होता तो टक्कर कैसी होगी? देखिए मैं फिर लास्ट कहता हूं कमेंट। आपको कि आप अगर ओवरऑल महाराष्ट्र के चुनाव को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से उद्धव ठाकरे कांग्रेस के बनाए जाल में अब फंस चुके हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर के चाहे आप पूर्ववर्ती नेताओं का आप उदाहरण उठा के देख लीजिए, खुद उद्धव ठाकरे जी के पिताजी हम सबके आदरणीय बाल ठाकरे के विचार कांग्रेस पार्टी के विषय में क्या थे ये किसी से छुपा नहीं है। और एक उनके ही नहीं, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के विचार भी हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने हमेशा से कहा था कि हम कभी भी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की बात हम सपने में भी नहीं सोच सकते, ये हम सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन गठबंधन हुआ ना सर। अब वो गठबंधन उनके पुत्र ने किया, उनके पुत्र ने क्यों गठबंधन किया ये हम सब जानते हैं और उसकी बड़ी कीमत समाजवादी पार्टी को चुकानी पड़ेगी, ये भी हम सब जानते हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है कि जिससे कई राजनीतिक दलों का देखा है, कंडीशंस देखी हैं और कई राजनीतिक दल एक तरीके से कांग्रेस पार्टी में समाहित होते चले गए, उनका अस्तित्व समय कम है, जल्दी धीरे धीरे खत्म हो गया। महाराष्ट्र की जनता, मैं फिर कहता हूँ, महाराष्ट्र की जनता ने देखा है किस तरीके से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जो सरकार थी उसने महाराष्ट्र की जनता को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। हर क्लब में एक सिंडिकेट, नशे का सिंडिकेट सक्रिय था, 100 करोड़ का घोटाला साफ साफ जगजाहिर हुआ था। उसी सरकार में उसके गृह मंत्री, बहुत महत्वपूर्ण पद था आरती जी, उनके गृह मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिससे निकालने का काम सिंधिया के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। महाराज ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनाव का बिगुल फूक चुका है, जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया, उसके बाद से सीटों पर समीकरण बैठाने का लगातार काम जारी है, जहां एनडीए लगातार मंथन करता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन की ओर से ताबड़तोड़ मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। यूपी में उपचुनाव को लेकर समीकरण बैठाती हुई नजर आ रही है और आगे क्या होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी।